सुबह जब अभिमन्यु की नींद खुलती है तो उसे अपने घर में काफ़ी लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है। कल रात अभिमन्यु के सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि वो ऐसे अचानक से अपने अंदर धवी को लेकर आ रहे फीलिंग्स को लेकर काफ़ी परेशान हो गया था। इसलिए कल रात अभिमन्यु ने ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से आज उसकी नींद इतना लेट से खुला था। उठते ही अपने घर से आ रहे इन शोरगुल को सुन अभिमन्यु अपने कमरे से बाहर निकलता है क्योंकि उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद घर के अंदर लिविंग हॉल का नज़ारा देख वह चौंक जाता है। अभी लिविंग हॉल में औरतों का एक टोली था जो नाच रहा था। वहीं दूसरे साइड कुछ औरतें बैठी हुई उनका हौसला बढ़ाते हुए उन औरतों का उत्साह बढ़ा रही थी। यह देख अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रख देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी अभी सुबह सुबह यह सब क्या कर बैठी। घर के अंदर का ऐसा नज़ारा देख अभिमन्यु उन औरतों को डांटने के लिए नीचे उतरता है क्योंकि एक तो उस बेचारे की रात का हैंगओवर उतरा नहीं था, ऊपर से सुबह यह सब। अभी अभिमन्यु सीढ़ियों से उतरने के बाद उन औरतों की ओर बढ़ पाता उससे पहले ही सामने का नज़ारा देख उसके हार्ट बीट तेज होने लगती है। ऊपर से अभिमन्यु को यह नहीं दिखा था, पर अभी सामने का इतना खूबसूरत नज़ारा देख अभिमन्यु की हार्ट बीट की रफ्तार तेज हो जाती है। अभी अभिमन्यु के सामने कोई और नहीं धवी थी, जिसने अभी एक पतली सी पीली रंग की साड़ी खुद के शरीर पर लपेटे रखी थी। वहीं उसके पास बैठी वो औरत उसके हाथ में मेहंदी लगा रही थी। धवी के सामने ही अभिमन्यु की दादी अपने कमर पर हाथ रख ठुमका लगा रही थी, पर अभिमन्यु का ध्यान तो सिर्फ धवी पर ही जाकर रुक गया था। वह उसकी खूबसूरती में खो गया था। धवी को ऐसे देख अचानक से अभिमन्यु के मुंह से निकलता है ब्यूटीफुल। दादी अपनी पोता बहू के सामने खूब ठुमक ठुमक कर नाच रही थी कि तभी दादी की नज़र अपने पोते पर जाता है जो अभी उसके पोते बहू को घूरे जा रहा था। यह देख दादी मुस्कुराते हुए अभिमन्यु के पास अपनी दबी कदमों से पहुंचती है। अभिमन्यु को अपनी दादी के आने का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। क्यों, लग रही है ना खूबसूरत? हाँ, बहुत खूबसूरत। अभिमन्यु की यह जवाब सुन उसकी दादी अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगती है। वही अभिमन्यु को जैसे ही ख्याल आता है कि कोई उसके पास है, वह तुरंत से सामने देखता है तो उसकी दादी अपनी दादी को ऐसे मुस्कुराते देख अभिमन्यु शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरने लगता है। वो वहाँ से निकलने की सोच रहा था कि तभी दादी उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो अभिमन्यु के चेहरे को खुद के तरफ मुड़ाते हुए बोलती है, मैं देख रही हूँ पुत्र, तू इस लड़की के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो गया है क्या? नहीं। अपनी दादी की बात का जवाब अभिमन्यु तुरंत से चौंकते हुए देता है, पर उसकी यह बात सुन दादी तुरंत से अभिमन्यु के चेहरे को पकड़कर उसे बोलती है, अगर ऐसा नहीं तो तेरा चेहरा इतना लड़कियों की तरह लाल क्यों हो रहा है? क्या ऐसा नहीं है? अच्छा दादी, वो मुझे याद आया, मुझे अभी एक मीटिंग के लिए निकलना है, मैं आता हूँ। अपनी दादी की बातों का इतना जवाब देते हुए तुरंत से अभिमन्यु वहाँ से ऊपर अपने कमरे की ओर भाग जाता है। अभिमन्यु अभी अपने कमरे में बैठा हुआ था, वहीं उसका धड़कन बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रख खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसे उस रोबोट को लेकर कैसे फील कर सकता हूँ? वो एक रोबोट है, यह गलत है। पर कितना सोचने के बाद भी अभिमन्यु का मन नहीं मान रहा था। उसके चेहरे के सामने बार बार धवी का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। वो कभी अभिमन्यु को अपने पास बुलाती और कभी खुद उसके पास आ उसके गोद में बैठ उसके बालों को सुलझाने लगती। अभिमन्यु के लिए यह सब बिल्कुल नया था। अपने अब तक की उम्र में उसने आज तक यह किसी के लिए नहीं फील किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ज़्यादा ना सोचते हुए तुरंत से अभिमन्यु अपनी टॉवल उठा बाथरूम में चला जाता है। खुद को शावर के नीचे कितने ही वक्त तक खड़ा रखने के बाद जब अभिमन्यु अपने बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसे बिस्तर पर धवी बैठी दिखाई देती है। धवी ने अभी वही ड्रेस पहन रखी थी और उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगा हुआ था, जिसे देख वो मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु धवी को ऐसे अपने सामने बैठे देख खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, अब मैं इसकी सपने भी देखने लगा, वो भी दिन में। इतना बोल अभिमन्यु मुस्कुराते हुए अपने मिरर के सामने खड़ा हो अपने तौलिए से बालों को पोंछने लगता है। 5 मिनट बाद अभिमन्यु अपने बालों को पोंछने के बाद जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है। वहाँ धवी अभी भी थी। यह देख अभिमन्यु अपने हाथ में
लिए उस टॉवल को धवी के ऊपर फेंकते हुए खुद से बोलता है, अब मुझे ऐसे तंग करना बंद करो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अभी यह क्या है, आपने तो मेरी पूरी मेहंदी ख़राब कर दी। क्या? धवी की यह आवाज़ सुन वो चौंक जाता है। वह तुरंत से धवी के पास उसके ऊपर से अपनी तौलिया हटाता है तो उसे धवी का चेहरा दिखता है जो काफ़ी घबराया हुआ था। वही धवी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अभिमन्यु था जो अपने कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए था, बाकी उसके बॉडी पर कुछ नहीं था। अभिमन्यु को ऐसे देखते ही तुरंत से धवी चिल्लाते हुए बोलती है, अभी यह क्या है, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं मेरे सामने? क्या मतलब? धवी की यह बात सुन तुरंत से अभिमन्यु इतना बोल अपने शरीर को देखता है तो उसने बस एक तौलिया लपेट रखी थी। यह देखते ही तुरंत से अभिमन्यु सॉरी बोल वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वो रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर धवी के पास आते हुए बोलता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यह मेरा कमरा है, मैं जैसे रहूं तुम्हें क्या? अच्छा तो फिर ठीक है। अभिमन्यु की यह बात सुन धवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाता है। वो अभिमन्यु की ओर बढ़ने लगती है। धवी को ऐसे खुद की तरफ बढ़ते देख अभिमन्यु की हार्ट बीट फिर से फास्ट होने लगता है। धवी अभिमन्यु के सामने खड़ी हो अपने कमर पर हाथ रखे हुए उसकी बॉडी को घूरे जा रही थी। उसके ऐसे देखने की वजह से अभिमन्यु लाइफ में फर्स्ट टाइम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो धवी की ओर देखते हुए प्रणब चटर्जी को गाली देते हुए खुद में बोलता है, आखिर क्या ज़रूरत थी एक रोबोट के अंदर ऐसे डाटा भरने की? अब परेशानी तो मुझे ही हो रहा है। वो धवी की ओर देखता है तो वो अभी भी उसके सीने की ओर देख रही थी। अचानक से अभिमन्यु के मन में यह बात आता है कि उसके सामने खड़ी यह लड़की कोई लड़की ना होकर एक रोबोट है। वो उसके सामने कैसे भी रह सकता है। इसलिए अचानक से अभिमन्यु अपने चेहरे पर एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा घूरना हो गया? अगर हाँ तो तुम जा सकती हो। नहीं, अभी कैसे? अभी तो मैंने टच भी नहीं किया। क्या मतलब? अभिमन्यु धवी की यह बात सुन चौंकते हुए बोलता है। अभिमन्यु कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही धवी अपना हाथ अभिमन्यु के बॉडी पर रखते हुए घुमाते हुए उसकी बॉडी को पैक्स को फील करने लगती है। धवी की इस हरकत की वजह से अचानक से अभिमन्यु के पूरे बॉडी में करंट दौड़ जाता है। उसे आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। धवी के ऐसे हाथ अपने सीने पर घुमाते देख अचानक से अभिमन्यु की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। उसके डिजायर्स जागने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी क्या करे, पर धवी के इस टच की वजह से उसका बॉडी भी रिएक्ट करने लगा था। वही उसकी आंख अपने आप बंद हो गई थी। वह धवी के इस छुअन को महसूस कर रहा था। धवी बेटा तू अभिमन्यु के कमरे में है। दोनों ऐसे ही थे कि तभी उन्हें दादी की आवाज़ सुनाई देती है। दादी की यह आवाज़ सुनते ही अभिमन्यु अपना आँख खोलता है तो धवी अभी भी उसके सामने थी। उसको ऐसे देख तुरंत से अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोलता है, दादी आ रही है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अभिमन्यु की यह बात सुन धवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वो अपना हाथ अभिमन्यु के सीने से हटा उसके चेहरे पर फेरते हुए बोलती है, क्यों हबी, क्या आपको मेरा यूँ छूना अच्छा नहीं लगा? नहीं, तुम मुझे तंग करना बंद करो और दादी के पास जाओ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, पर याद रखना अब आपके बुलाने पर भी नहीं आने वाली। अभिमन्यु की बातों का गुस्से में इतना जवाब देते हुए तुरंत से धवी अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। धवी के जाने के बाद अभिमन्यु राहत की सांस लेता है। वो अभी शावर लेकर आया था, पर उसके सीने से गिर रहे पसीनों को देख उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसे वापस से शावर लेने की ज़रूरत है। वह तुरंत से बाथरूम में चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद खुद को शांत करने के बाद अभिमन्यु अपने बेडरूम में लगे मिरर के सामने अभी खड़ा हो खुद के सीने पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अभी मुझे मेरे हाथ से खुद के सीने को टच करने से कोई फीलिंग नहीं आ रहा। फिर उसके हाथों में ऐसा क्या था जो उसके एक टच से पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था? अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर पकड़ बिस्तर पर बैठे हुए अभी कुछ देर पहले हुए घटना के बारे में सोच काफ़ी कंफ्यूज्ड होते जा रहा था। ओह, यह रोबोट वाइफ मुझे पागल कर देगी। मुझे इसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। पता नहीं मैं भी क्या क्या फील करने लगा हूँ। एक रोबोट को लेकर मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत है। अगली बार से जब वो मेरे सामने आएगी मैं उसका स्विच ही ऑफ कर दूँगा। अगली बार अभिमन्यु धवी के सामने क्या करने वाला है इस बारे में प्लान बनाने के बाद अभिमन्यु तैयार होकर जब नीचे आता है तो उसकी नज़र अपने घर के बाहर हल्दी से होली खेल रही औरतों पर जाता है। वही कहीं धवी भी होगी।
और वो फिर से उसको देखकर अपने मन में और दुविधा नहीं लाना चाहता था। इसलिए अभिमन्यु उन औरतों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से आगे निकलता है। पर अभी वो अपनी कार में जाकर बैठ पाता उससे पहले ही दादी उसके सामने आ उसे रोकते हुए बोलती है, यह क्या है? तू ऐसे कहाँ जा रहा है? आज तेरी मेहंदी और हल्दी दोनों रखी है हमने। एक तो वैसे ही 2 दिन में सब कुछ निपटाना होगा, ऊपर से तू यह 2 दिन भी शांति से घर नहीं रह सकता। तुझे अभी भी अपने काम और ऑफिस की पड़ी है। दादी वो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं यूँ गया और यूँ आया। वैसे भी आप तो जानती है मैं इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वह जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए। अगर ऐसा है तो तू शादी मत कर। मैं नहीं चाहती कि कल होकर तेरा भी हाल रमन के जैसा हो जाए। दादी आई प्रॉमिस, बस 2 घंटे में आता हूँ, आप सैड मत हो। इतना बोलने के बाद अभिमन्यु ज़्यादा कुछ न बोलते हुए तुरंत से वहाँ से चला जाता है। वही दादी अभी भी वहीं खड़ी थी। वह अभिमन्यु की कार को ऐसे अपने सामने से जाते देख दादी खुद से बोलती है, मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम्हारा भी हाल तेरे बाप जैसा हो। मेरी बात मान। रमन ने तो शादी कर लिया पर वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाया, जिसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। आज तू अकेला है, वही तेरा बाप भी। मुझे लगता है मुझे इस बारे में एक बार और सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों आज अभिमन्यु को अपने शादी के फंक्शन में ऐसे इंटरेस्ट ना लेता देख दादी का मन काफ़ी उदास हो गया था। वो अपने बेटे और बहू के बारे में सोचने लगती है। दरअसल अभिमन्यु के डैड रमन सिंघानिया भी शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें भी अपने बिजनेस से कहीं ज़्यादा प्यार था। इसी का नतीजा है उसका नाकामयाब शादी, जो उसकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। और अब अभिमन्यु का भी रवैया वैसा ही होता जा रहा था। यह देख दादी काफ़ी परेशान थी। वही अभिमन्यु के घर के गार्डन में अभी बहुत सारे औरतें धवी को हल्दी लगाने में लगी थी। कुछ लोग डांस भी कर रहे थे। वहीं कुछ लोग सिंघानिया परिवार की आने वाली इस बहू के बारे में बातें कर रहे थे। सब यह जानने की काफ़ी उत्सुक थे कि आखिर अभिमन्यु के साथ शादी करने वाली यह लड़की है कौन, आखिर कौन से खानदान से है। पर किसी के बातों का कोई जवाब न देते हुए दादी ने धवी को सिर्फ धवी के नाम से इंट्रोड्यूस किया। हालांकि दादी को यह बात बहुत अच्छे से पता था कि धवी प्रणब चटर्जी के भाई की बेटी है। फिर भी दादी ने किसी से भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। धवी पूरी तरह से हल्दी में नहाए हुए थी। वहाँ आई औरतों ने उसे पूरी तरह से हल्दी में नहला दिया था। नाच गान होने के बाद अभी धवी वहाँ से अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी वो लड़कियाँ उसे रोक वहीं पूल में नहाने को बोलती है। धवी इसके लिए तैयार नहीं होती, पर वो लड़कियाँ भी नहीं मान रही थी। अभी धवी ज़्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही उन लड़कियों ने उसे पूल के अंदर धकेल दिया। पानी में गिरते ही धवी छटपटाने लगती है। वो अपने हाथ पैर मारते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, पर वहाँ बाहर खड़ी लड़कियाँ उसके इस व्यवहार को मजाक समझ रही थी। स्विमिंग पूल में पानी ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मली लोग अगर उसमें खड़े भी हो जाएं तो वो आराम से अपने सीने के ऊपर तक पानी से बाहर निकल सकते हैं। यही सोच वो लड़कियां धवी की इस बात को नाटक समझ रही थी, पर तुरंत से सामने का नज़ारा देख उसकी सांसें बंद हो जाती है। वो घबराते हुए अभिमन्यु की दादी की ओर देखते हुए थोड़ा चिल्लाकर बोलती है, दादी धवी को क्या हो गया? उन लड़कियों को ऐसे चिल्लाते देख दादी, जो अभी पड़ोस में औरतों से बातें कर रही थी, तुरंत से उसके सामने आती है। तो सामने का नज़ारा देख वो चौंक जाती है। वो कांपने लगती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, यह क्या हुआ? कोई जल्दी से बाहर निकालो मेरी पोता बहू को। अभी स्विमिंग पूल के ऊपर धवी का बॉडी दह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धवी अब इस दुनिया में नहीं रही। परंतु वो लड़कियां धवी को बाहर निकाल स्विमिंग पूल के साइड में रखती है। एक लड़की धवी के हाथ पकड़ उसके नब्ज महसूस करने की कोशिश करती है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। यह देख उस लड़की के सिर पर पसीना आ जाता है। वो काफ़ी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर अचानक से उसे कुछ ध्यान आता है। वो धवी के सीने पर अपने हाथ रख उस बॉडी की बीट को महसूस करने की कोशिश करती है। तो अभी धवी की सांसें चल रही थी। धवी की सांसें महसूस करते ही वो लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लिए, आंखों में आंसू लिए दादी से चिल्लाते हुए बोलती है, दादी अभी भी धवी की सांसें चल रही है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ रुको, मैं रमन को बुलाती हूँ। उस लड़की की यह बात सुन दादी के चेहरे की मुस्कान भी बड़ी हो जाती है और वह मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने बेटे को बुलाने के लिए
किसी को भेजने की सोचती है कि उससे पहले ही वहीं खड़ी वो लड़की अभी भी घबराई हुई थी, क्योंकि धवी को पूल के अंदर उसने ही फेंका था। इसलिए उस लड़की को इस बात का डर था कि अगर गलती से भी धवी को कुछ हो जाता है तो सिंघानिया परिवार उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो लड़की धवी को ऐसे सांस लेते देख अभी काफ़ी खुश थी। वह जल्द से जल्द बस यह सुन लेना चाहती थी कि धवी खतरे से बाहर है। इसलिए दादी अभी रमन सिंघानिया को बुलाने के लिए जाती या किसी को भेज पाती, उससे पहले ही वो लड़की दौड़ते हुए वहाँ से रमन को बुलाने के लिए दौड़ती है। अभिमन्यु अभी अपने कैबिन में था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाते ही अभिमन्यु चौंक जाता है। दूसरी तरफ से उसकी दादी थी, जिन्होंने उसे यह बताने के लिए कॉल किया था कि अभी रमन जी धवी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं। उन्हें सब कुछ अभिमन्यु को बता दिया था कि आखिर ऐसा क्या वजह था जिसकी वजह से धवी की ऐसी हालत हो गई थी। अपनी दादी की बात सुन अभिमन्यु उसको समझाते हुए बोलता है, दादी आप चिंता मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। मैं धवी को बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाऊंगा। दादी अभी काफ़ी परेशान लग रही थी, इसलिए उन्हें समझाने के बाद तुरंत से अभिमन्यु अपने ऑफिस से बाहर निकलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। पर अभी अभिमन्यु अपनी कार आगे बढ़ा पाता कि उससे पहले ही धवी की असलियत सुन वो रुक जाता है। धवी एक रोबोट थी। अगर उसके डैड अभी उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो सबको धवी की असलियत पता चल जाएगा। यह सोचते हुए कितने ही दिनों से अपने डैड से बात न करने वाला अभिमन्यु उनको फ़ोन लगा देता है। रमन जी अभी धवी को लेकर हॉस्पिटल ही जा रहे थे। वो इतना परेशान हो गए थे धवी को लेकर कि उन्होंने एक बार फिर उसके बारे में नहीं सोचा कि धवी एक रोबोट है, इंसान नहीं। उसे प्रणब चटर्जी के पास उसको लेकर जाना चाहिए, ना कि डॉक्टर के पास। वो बार बार धवी के गर्दन पर हाथ रख उसके हार्ट बीट को चेक किए जा रहे थे, यह महसूस करते हुए कि अभी धवी की सांसें चल रही है। वो राहत में थे कि तभी रास्ते में ही रमन जी को अभिमन्यु का कॉल आता है। अपने बेटे का कॉल देख रमन जी चौंक जाते हैं, क्योंकि अभिमन्यु ने आज से पहले कभी उन्हें कॉल नहीं किया था। फिर रमन जी का ध्यान धवी पर जाता है। वह तुरंत से फ़ोन उठा लेते हैं। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से अभिमन्यु बोलता है, हाँ आप धवी को लेकर हॉस्पिटल मत जाइए, उसको हॉस्पिटल की नहीं प्रणब चटर्जी अंकल के पास जाने की ज़रूरत है। क्या? अपने डैड को ऐसे चौंकते देख अभिमन्यु को समझ नहीं आता कि वो कैसे समझाए। फिर वो अपना दिमाग थोड़ा शांत कर बोलता है, मेरे कहने का मतलब था धवी को कुछ ऐसे एलर्जी है जिसका इलाज हॉस्पिटल में जाकर नहीं हो पाएगा। आप उन्हें प्रणब अंकल के पास लेकर पहुँचो, बाकी मैं आता हूँ। इतना बोलने के बाद अभिमन्यु अपने डैड की बातें सुने बिना कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने डैड को यह सब कैसे एक्सप्लेन करे। अभिमन्यु से बात करने के बाद ही रमन जी को भी धवी की असली आइडेंटिटी का ध्यान आता है। उनसे धवी की रोबोट वाली बात छुपी नहीं थी, वो इस बात को भूल गए थे। पर अभिमन्यु से बात करने के बाद रमन जी का टेंशन और बढ़ जाता है। प्रणब चटर्जी ने उन्हें साफ साफ शब्दों में धवी को पानी से दूर रखने के लिए बोला था, पर उन्होंने उसके बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसी का नतीजा था आज धवी की यह हालत हो गया था। रमन जी धवी के तरफ देखते हुए बोलते हैं, प्रणब ने कहा था पानी से ज़्यादा वक्त तक भीगने की वजह से मानसी की बॉडी पर असर हो सकता है। अब कहीं मानसी की हालत खतरे में तो नहीं? रमन जी धवी के लिए काफ़ी परेशान थे। थोड़ी देर बाद रमन जी धवी को बेहोशी की हालत में प्रणब चटर्जी के घर लेकर पहुंचते हैं। प्रणब चटर्जी अपने दोस्त के साथ मानसी को इस हालत में देख चौंक गए थे। मानसी को ऐसे हालत में देख उसके सिर पर पसीना आ जाता है। वह तुरंत से रमन जी को अपने घर में बैठा मानसी को लेकर अपने लैब के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वह तुरंत से धवी के बॉडी पर उस शील्ड के बॉडी को हटा उसके शरीर को देखकर चौंक जाते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, धवी की बॉडी की 20% बॉडी जल गया था। उस रोबोट वाले शील्ड को पहनने के बाद पानी में भीगने के बाद यह देख वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो धवी को ऐसे ही छोड़ अपने शील्ड का इलाज करने में लग जाते हैं। वही धवी के बॉडी पर उस शील्ड को पहनने की वजह से असर हुआ था, बाकी उसका शरीर अंदर से बिल्कुल ठीक था। थोड़ी देर बाद उसको खुद ब खुद होश आ जाता है। होश में आने के बाद अपने पैरों को ऐसे जले देख उसके आंखों से आंसू आ जाता है, पर वो कमज़ोर नहीं पड़ती। वो अपने आंसू को पोंछते हुए प्रणब चटर्जी से बोलती है, सॉरी सर, मैंने आपको निराश किया। पर वो अभी धवी अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले अचानक से प्रणब चटर्जी उसके गले पर हाथ रख
उसे दबाते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान के अगेंस्ट जाने की? मैंने कहा था ना, अभी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जब तक मैं ना कहूँ। फिर भी तुमने अपनी बॉडी को ख़राब करने की कोशिश की बिना मेरा काम किए हुए। सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम किसी काम की नहीं। वो तो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना, वरना तुम्हारे अंदर कुछ भी खास नहीं। एक काम भी तुम ढंग से कर नहीं सकती। तुम्हें तो अंकल। अभी प्रणव चटर्जी अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही बाहर से उन्हें अभिमन्यु की यह आवाज़ आती है। अभिमन्यु की यह आवाज़ सुनते ही प्रणव चटर्जी मानसी का गला छोड़ देते हैं। वह उससे दूर हो खुद को ठीक कर मानसी से बोलते हैं, अभी के लिए जाके अपने डैड से मिल लो। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से अभी कोई और प्रॉब्लम हो। इतना बोलने के बाद प्रणव चटर्जी बाहर की गेट खोल चले जाते हैं। वही मानसी अभी भी उस लैब के एक कोने में पड़ी हुई थी। उसके पैरों से ब्लड गिर रहा था, पर उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो जानती थी प्रणव चटर्जी सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है, पर इन सब के बदले उसे अपने डैड के इलाज के लिए पैसे मिलता है, इसलिए यह उसकी मजबूरी थी। अगर उसे हर रोज़ अपने डैड के मेडिसिन के लिए 6,000 और उसके एक दिन का आईसीयू भाड़ा 3500 रुपये नहीं देना होता तो वो कभी भी प्रणव चटर्जी की इस गेम का हिस्सा नहीं बनती, वो जो सिंघानिया परिवार के साथ खेल रहे थे। आखिर क्या गेम है प्रणव चटर्जी का? आखिर क्यों चाहते हैं प्रणव चटर्जी रमन सिंघानिया और अभिमन्यु सिंघानिया को बर्बाद करना? इस कहानी का आगे का भाग सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।